नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं खबर हाट हिमाचल। सियासत के शतरंज का ये कैसा दस्तूर है, जो बाजी जीत चुका है वही सबसे दूर है। भाजपा जिस जीत का जश्न मना रही थी, उसी जीत पर अब सवालों की परछाइयां पड़ने लगी है। धर्मशाला में चुनाव तो बीजेपी जीत गई, लेकिन क्या मेयर की कुर्सी भी जीत पाएगी? कल मेयर का चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले बीजेपी के 3 नवनिर्वाचित पार्षद सरकारी जमीन पर कथित अवैध कब्जों के आरोपों में घिर गए हैं। बहुमत बीजेपी के पास है, लेकिन अब चर्चा बहुमत की नहीं, कानून की हो रही है। सवाल यह है कि क्या अवैध कब्जों का ये विवाद बीजेपी की जीती हुई बाजी पर ग्रहण लगा देगा, या फिर ये सिर्फ सियासी शोर है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कानून नया नहीं है, आरोप भी नए नहीं बताए जा रहे। फिर चुनाव खत्म होने के बाद ही कार्रवाई क्यों शुरू हुई? क्या ये महज संयोग है? ये बड़े सवाल है। बीजेपी ने 17 में से 11 सीटें जीतकर धर्मशाला नगर निगम में स्पष्ट बहुमत हासिल किया। कांग्रेस को 5 सीटें मिली और एक निर्दलीय पार्षद चुना गया। यानी राजनीतिक तस्वीर बिल्कुल साफ थी कि मेयर की कुर्सी अब बीजेपी के खाते में जाएगी। लेकिन शपथ ग्रहण के बाद अचानक पूरा माहौल बदल गया। बीजेपी के 3 नवनिर्वाचित पार्षदों पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप सामने आए। प्रशासन ने जांच करवाई, उपायुक्त ने रिपोर्ट सरकार को भेज दी और अब सवाल यह है कि क्या इन पार्षदों पर कार्रवाई होगी? अगर होगी तो क्या धर्मशाला नगर निगम का पूरा गणित बदल जाएगा? लेकिन इन सबसे बड़ा सवाल कुछ और भी है। अगर कानून पहले से मौजूद था और आरोप भी पुराने बताए जा रहे हैं, तो कार्रवाई चुनाव के बाद ही क्यों शुरू हुई? पहले पूरा मामला समझ लेते हैं। शिकायत के मुताबिक वार्ड नंबर 2 के पार्षद पर वन विभाग की जमीन पर पार्किंग बनाने का आरोप है। वार्ड नंबर 15 के पार्षद पर सरकारी जमीन पर मकान बनाने का आरोप है, जबकि वार्ड नंबर 17 के पार्षद के मामले में कथित अवैध दुकान में सालों से बिजली कनेक्शन होने की बात सामने आई है। उपायुक्त कांगड़ा के अनुसार चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद शिकायत मिली। इसके बाद एसडीएम धर्मशाला के माध्यम से तहसीलदार, कानूनगो और पटवारी से जांच करवाई गई। जांच रिपोर्ट में अतिक्रमण के तथ्य मिलने के बाद मामला शहरी विकास विभाग को भेज दिया गया। यहां एक बात स्पष्ट समझना जरूरी है कि अभी किसी पार्षद को अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई है, संबंधित पार्षदों को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा और उसके बाद ही अंतिम फैसला होगा। अब कानून की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 8L साफ कहती है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि या उसका पति, पत्नी, बच्चे या कानूनी वारिस सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का लाभार्थी पाया जाता है, तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यानी ये कोई नया कानून नहीं है, ये चुनाव के बाद नहीं बना, बल्कि सालों से लागू है। यही तथ्य इस पूरे विवाद को कानूनी से ज्यादा राजनीतिक बना देता है। अगर कानून पहले से था तो चुनाव से पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जिन आरोपों की बात हो रही है वो किसी नई घटना से जुड़े नहीं बताए जा रहे। कई सालों पुराने निर्माण की बात है, कहीं पुराने मकान की, और एक मामले में तो साल 2003 से जुड़े बिजली कनेक्शन का जिक्र। अगर ये सब पहले से मौजूद था तो क्या प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी? क्या स्थानीय लोगों को नहीं पता था? क्या विपक्ष को इसकी भनक नहीं थी, या फिर किसी ने शिकायत ही चुनाव के बाद करने का फैसला किया? इन सवालों का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन राजनीति में अक्सर सवाल ही सबसे बड़ी खबर बन जाते हैं। यहां उपायुक्त का बयान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि शिकायत चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद मिली और उसी आधार पर जांच शुरू हुई। अगर यही तथ्य है तो प्रशासन ने शिकायत मिलने के बाद अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन राजनीति में बहस सिर्फ कार्रवाई पर नहीं होती, उसकी टाइमिंग पर भी होती है। अगर यही शिकायत नामांकन के समय आती, अगर जांच चुनाव से पहले पूरी हो जाती और अगर आरोप सही पाए जाते, तो क्या यही उम्मीदवार चुनाव लड़ पाते? और अगर नहीं लड़ते तो क्या धर्मशाला नगर निगम का नतीजा भी यही होता? यही वो सवाल है जो इस पूरे मामले को कानूनी से ज्यादा राजनीतिक बना देता है। यही एक और बड़ा सवाल उठता है,
क्या हमारी व्यवस्था पूरी तरह शिकायत पर निर्भर है? क्योंकि प्रशासन हर उम्मीदवार की जमीन का खुद सर्वे नहीं करता। अधिकतर मामलों में जांच तभी शुरू होती है जब कोई शिकायत दर्ज होती है। यानी अगर शिकायत ना हो तो संभव है कि मामला सालों तक सामने ही ना आए। लेकिन फिर सवाल यह भी है कि अगर मामला इतना गंभीर था तो शिकायत चुनाव से पहले क्यों नहीं हुई? क्या किसी को जानकारी नहीं थी या फिर सही समय का इंतजार किया गया? इसका जवाब भविष्य की जांच ही दे पाएगी। अब इस पूरे मामले का राजनीतिक पक्ष समझिए। फिलहाल बीजेपी के पास 11 पार्षद हैं। अगर भविष्य में कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद 3 पार्षद अयोग्य घोषित होते हैं तो बहुमत का गणित बदल सकता है। इसीलिए यह मामला सिर्फ 3 पार्षदों का नहीं बल्कि धर्मशाला नगर निगम की सत्ता का मामला बन चुका है। यह भी याद रखना चाहिए कि भारत में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के कारण जनप्रतिनिधियों की सदस्यता जाने के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। पंचायत स्तर पर कई निर्वाचित प्रतिनिधि अयोग्य घोषित किए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट भी स्पष्ट कर चुका है कि सरकारी जमीन पर कब्जा जनप्रतिनिधि की पात्रता का प्रश्न बन सकता है। इसीलिए कानून के तहत कार्रवाई होना असामान्य नहीं है। लेकिन धर्मशाला में बहस कानून पर नहीं बल्कि उसकी टाइमिंग पर है। धर्मशाला की राजनीति अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां सवाल सिर्फ अवैध कब्जों का नहीं बल्कि सत्ता के पूरे गणित का है। बीजेपी जनता से बहुमत लेकर आई है, लेकिन अब उसकी सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं बल्कि कानूनी प्रक्रिया बन गई है। अगर आगे की कार्रवाई में आरोप साबित होते हैं और अयोग्यता की नौबत आती है तो जिस बहुमत के दम पर बीजेपी मेयर की कुर्सी तक पहुंचती दिख रही थी, उसी बहुमत पर सवाल खड़े हो सकते हैं। हालांकि ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि अभी किसी पार्षद को अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। अंतिम फैसला सक्षम प्राधिकारी और पूरी कानूनी प्रक्रिया के बाद ही होगा। लेकिन राजनीति संभावनाओं का ही तो खेल है और इस समय सबसे बड़ी राजनीतिक संभावना यही है कि क्या अवैध कब्जों के आरोप बीजेपी की जीती हुई बाजी को मुश्किल में डाल देंगे? क्या कानून की कार्रवाई धर्मशाला नगर निगम का गणित बदल देगी या फिर बीजेपी इस संकट से भी निकल आएगी? इन सवालों का जवाब आने वाला वक्त देगा। लेकिन इतना तय है कि धर्मशाला में अब लड़ाई चुनाव जीतने की नहीं बल्कि जीती हुई कुर्सी को बचाने की है। इस पर आप सभी की क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।